हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू हैव डूइंग वेल। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स #8, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं। आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देखिए, आप लोग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अगर हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सेकंड लॉ क्या होता है। सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट लॉ में हमारी क्या, उसमें क्या दुश्वारियाँ थी, क्या लिमिटेशंस थी, जो कि हमारे सेकंड लॉ आने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, सेकंड लॉ आखिर क्यों आया? फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी, तभी हमारा सेकंड लॉ आया है। ठीक है, जब कोई चीज़ में कोई खराबी आती है तभी हमारा कोई थ्योरी बनती है, कोई रिसर्च होता है। ठीक है, जैसे कुछ नेक्स्ट हमारी थ्योरी आई, एक थ्योरी आई तो उसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होगी, तभी हमारी नेक्स्ट थ्योरी आएगी। तो ऐसा क्या फर्स्ट लॉ में क्या गलत था, क्या लिमिटेशंस था, जिसकी वजह से हमको सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए मैं आप लोग को पहले बताता हूँ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ, उसके डिफिनीशन वगैरह बताएंगे, और फिर किन किन चीज़ों पर हमारी सेकंड लॉ किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है, ये सब मैं आज के लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। तो हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स पर को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी लगेगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सेकंड लॉ पढ़ने से पहले मैंने जैसा कि बताया आप लोग को फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया था कि क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी ऑफ यूनिवर्स की क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। तो फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बट ये नहीं बताया कौन से प्रोसेस में चेंज होगी, कौन से प्रोसेस में नहीं होगी, जैसे उसका डायरेक्शन नहीं बताया। चलिए ये बताते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा है हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हॉट टू कोल्ड तो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कोई चीज़, जैसे मेरा ये हाथ अगर गर्म है तो ये हाथ अगर ठंडा है तो इस पर लगाएंगे तो धीरे धीरे इसकी ठंडक कम होती जाएगी और ये भी हाथ हमारा गर्म हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ गरम बोतल आप छू लेते हैं, या फिर गरम जैसे आपका हाथ ठंडा रहता है, आप जाड़े में सेकते होंगे, तो वो आपकी जो आपकी हाथ भी ठंडा तो गर्म हो जाता होगा। और जैसे कि कोई चीज़ गर्म है, कोई बॉटल गर्म है और आप उसको पकड़ लेंगे तो वो जो गर्माहट है तो आपके हाथ में भी आने लगेगी। तो क्या कह रहा है, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी, यानी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही थी। क्या हो रहा था, हीट फ्लो कर रहा था। बट क्या हो रहा था, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में नहीं हो रहा था, है कि नहीं? कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में नहीं हो रहा था, यानी फ्लो ऑफ डायरेक्शन, यानी उसका डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्शन बताने में असमर्थ यानी लिमिटेशन। डायरेक्शन कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो डायरेक्शन बताने में फर्स्ट लॉ हमारा गड़बड़ा गया, यानी उसका डायरेक्शन नहीं बता पाया कि ये तो प्रोसेस हो रहा है हमारा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, बट कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, यानी डायरेक्शन जो हमारा फिजिबिलिटी यानी डायरेक्शंस को नहीं बताया। अब इसका दूसरा देखिए, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस यानी स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी इसने नहीं बताया। यानी स्पॉन्टेनिटी मतलब कौन सा प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस नहीं बताया। स्पॉन्टेनियस मतलब वैसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए आप, जैसे कोई रिएक्शंस है, जैसे कोई भी चीज़ है, रिएक्शंस के ऐसे आप समझ लीजिए कोई एग्जांपल से, जैसे पानी है, कोई पहाड़ से नीचे तो गिर सकता है कि नहीं, वो अपने आप गिरेगा, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है। बट हमारा अगर नीचे से ऊपर ले जाना है तो वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, वहाँ पर हमको मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर लगाने की वजह से क्या होगा, मोटर लगाने की वजह से जो प्रोसेस होगा वो हमारा पानी नीचे से ऊपर हम ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ से जब फल गिरेगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, यानी वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, पेड़ से जब हमारा फल गिर रहा है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फल गिर के ज़मीन पे आ गया। बट अगर वही प्रोसेस अपने आप हो सकता है, ज़मीन से फल ऊपर पेड़ पे जा सकता है, नहीं जा सकता है ना। तो क्या होगा, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस नहीं बता पाया, कौन सा प्रोसेस होगा, क्या स्पॉन्टेनिटी क्या है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये हमारा नहीं बता पाया, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये दो लिमिटेशंस हो।
तो इसकी दूसरी लिमिटेशन आपको समझ में आ गई। तो देखिए तीसरी लिमिटेशन क्या है, तीसरी लिमिटेशन है द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल, ठीक है। और जो ऑल नेचुरल प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब देखिए इसकी चौथी लिमिटेशन क्या है, चौथी लिमिटेशन ये है 100% इफिशियंट इंजन, मतलब इंजन जो है 100% इफिशियंट इंजन बन सकता है। ये किसने बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया कि 100% कोई भी जो इंजन है वो मतलब उसका जो काम करने की जो इफिशियंसी है कोई भी इंजन की, कोई भी मशीन की, वो 100% है। किसने बताया था, फर्स्ट लॉ ने। बट ऐसा नहीं है, 100% इफिशियंसी नहीं होती है किसी भी इंजन की वर्क करने की, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसकी लिमिटेशंस हो गई है, ठीक है। पहली लिमिटेशंस, दूसरी लिमिटेशंस, तीसरी लिमिटेशन, चौथी लिमिटेशन। तो यानी इसमें इसने क्या बताया है, इसकी लिमिटेशंस हमको एक लफ्ज़, अगर आपको वन वर्ड में बताना यानी एक लफ्ज़ में बताना तो क्या बताएंगे, ये जो फर्स्ट लॉ है हमारे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं बता पाई, यानी डायरेक्शंस नहीं बता पाई, प्रोसेस किस डायरेक्शंस में होगा किस डायरेक्शन में नहीं होगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। तो यही चीज़ हमको सेकेंड लॉ ने बता दिया कि ये डायरेक्शंस, इस डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस होगा, इस डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस नहीं होगा। वो किन किन चीज़ों पर फैक्टर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर उसने बताया, ठीक है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड होगा वो मैं आप लोग को इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं, सेकेंड लॉ की डिफिनीशन बताते हैं, ठीक है। कई स्टेटमेंट है तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस और किन किन चीज़ों पर हमारा सेकेंड लॉ डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से आप लोग। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ की डिफिनीशन। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपसे कोई फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन पूछता है तो जो मैंने अभी लिमिटेशंस आपको बताया वो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर दिएगा अच्छे से। तो चलिए अब मैं बताता हूँ सेकेंड लॉ की क्या क्या उसकी स्टेटमेंट है, कितनी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसको अगर कोई पूछेगा आप लोग से इसको डिफिनीशन बताइए सेकेंड लॉ की, तो यही बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोग को। देखिए जो सेकेंड लॉ में देखिए इसमें कई सारी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट हम बताते हैं आपको केल्विन प्लांक ने। देखिए केल्विन प्लांक ने क्या बताया, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, ठीक है, मतलब कोई ऐसा इंजन बनाना असंभव यानी इम्पॉसिबल है जो कि हमको 100% इफिशियंसी दे, यानी 100% अपना वर्क दे, यानी 100% वो जैसे मैंने उस मशीन को बनाया तो 100% अपना वो वर्क दे, तो ये थे इम्पॉसिबल है, ठीक है। यानी क्या है, कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क, यानी ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर सकता है 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आया, हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, कितने 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी, यानी 100% इफिशियंसी का हम लोग इंजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यह असंभव है। दूसरा क्या है, क्लैसियस स्टेटमेंट। क्लैसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, क्लैसियस स्टेटमेंट ये कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, यानी कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी, यानी को हम लोग ठंडी बॉडी से यानी हॉट बॉडी में क्या कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी ठंडी बॉडी से अगर हॉट बॉडी में लेके जाना है हीट को, यानी जैसे ये मेरा हाथ अगर ठंडा है तो इसको इसमें गर्म लेके जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं जा सकता, यानी कोई भी चीज़ अगर ठंडी है तो उसको हमको अगर मतलब हीट कन्वर्ट करना है हॉटर बॉडी में तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है, अगला क्या कहता है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल। ये समझिएगा, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी जो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप खुद ब खुद होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, मैं इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन सा स्पॉन्टेनियस, क्या स्पॉन्टेनियस होता है, क्या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो अभी समझिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इतना समझिए कि वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, यानी जो जितने भी सारे प्रोसेस होंगे कौन से स्पॉन्टेनियस वो इरिवर्सिबल है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए जैसे कि आपने वही जो मैंने एग्जांपल बताया था, पहाड़ से अगर पानी गिरेगा जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, क्या है, स्पॉन्टेनियस से अपने आप हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो अपने आप पानी गिरेगा और वह बट वो इरिवर्सिबल है ना, उसको वापस ऊपर से नीचे नहीं ले जा सकते ना, वो मतलब नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं उसको, जैसे
पहाड़ से पानी गिर रहा है तो वो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिरेगा, वो स्पॉन्टेनियस है। और जब ऊपर से नीचे गिर गया तो वो अब अपने आप ऊपर नहीं जा सकता, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, जो खुद से ना हो सके, वो अपने आप नहीं जा सकता है, ठीक है। बट स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है वो हमारा इरिवर्सिबल, मतलब इसको समझिए, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है वो, और फिर जब उसको वापस करना हो तो वो यानी इरिवर्सिबल है। समझ में आया आप लोग को? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल पेड़ के लिए, पेड़ से अगर कोई फल गिरा वो ऑटोमेटिक ज़मीन पे तो गिर जाएगा, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अब हम चाहें कि वही फल ऑटोमेटिक जाकर ऊपर लग जाए तो वो मतलब वो प्रोसेस के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी जैसे फल गिरा तो अब वो फल वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आया? तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। अब इसको समझिए, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी जैसे एक्सटर्नल एनर्जी, जैसे मैं पानी ऊपर पहुंचाना तो यानी समझिए उसको एनर्जी देंगे, मोटर का हेल्प करेंगे। तो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं बिना उसको एक्सटर्नल एनर्जी दिए हुए, ठीक है। जैसे पानी अगर हमको नीचे से ऊपर ले जाना है तो हमको उस एक्सटर्नल फोर्स उसको देना पड़ेगा, यानी उसको मोटर देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पानी नीचे से ऊपर तब जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे तो ऑटोमेटिक गिरेगा, बट जब हमको नीचे से ऊपर पानी भेजना हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमको मोटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मोटर लगाने की वजह से नीचे से पानी ऊपर मतलब फिर वो जा सकता है। समझ गए? तो यही कह रहा है कि विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, यानी बिना एक्सटर्नल एनर्जी के जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको हम रिवर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे से आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए। तो पहला है क्या, केल्विन प्लांक ने क्या बताया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन, मतलब ऐसे कोई जो इंजन है, ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो हमारा 100% इफिशियंसी दे, ठीक है। इसने बताया ऐसा मतलब इंजन बनाना जो 100% दे, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। किसने बताया? केल्विन प्लांक ने बताया ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो 100% हमको इफिशियंसी दे। दूसरा क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने बताया जो है इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पॉन्टेनियस फ्लो, यानी अपने आप फ्लो होना असंभव है। कौन सा? कोल्ड टू हॉट, यानी कोल्ड टू हॉट होने में, जैसे कोल्ड टू हॉट जाने में यानी ठंडे से गर्म जाने में अपने आप, जैसे गर्म कोई चीज़ होता है, मेरा हाथ गर्म रहेगा और ये हाथ ठंडा रहेगा तो इस पर लगाएंगे तो ये हाथ जो ठंडा है ये ऑटोमेटिक तो गर्म तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये गर्म हो जाएगा, यानी हॉट टू कोल्ड फ्लो हो सकता है, स्पॉन्टेनियस है। बट हमारा अगर ये हमारा ठंडा है और ये कोई चीज़ कोल्ड टू हॉट फ्लो नहीं करती है, ठीक है, कोल्ड टू हॉट फ्लो नहीं करती है। समझ के? जैसे ये हमारा ठंडा और ये गर्म है, तो अब हम चाहें कि हमारा दोनों हाथ ठंडा हो जाए तो नहीं होगा। अगर एक हाथ गर्म है और एक हाथ को हमको, मतलब एक हाथ गर्म है और एक हाथ ठंडा है, तो यानी गर्म, वो गर्माहट क्या होगा, फ्लो होकर दूसरे हाथ में जाएगी और दूसरे हाथ को भी हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देगी। समझ में आया? तो यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। समझ गए? यानी अगर हमको कोल्ड टू हॉट देना है तो वो क्या है, असंभव है, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, यही अगला, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। और फिर क्या है, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। ये 4 डिफिनीशन है, आप लोग चारों स्टेटमेंट अच्छे से आप लोग को समझ में आया। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है, फिर सेकंड लॉ हमारा किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये पूरा आप लोग को आज के लेक्चर में पता चलेगा। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसकी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आप लोग को बताता हूँ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर उसके बाद बताता हूँ कि सेकंड लॉ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किन किन प्रोसेस, मतलब कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड होगा जो कि हमारा बता देगा कि ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो किन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो मैं बताऊँगा आप लोग को। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आज हम लोग ने पढ़ा है सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट पढ़ा है और फर्स्ट लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस था आज मैंने आपको बताया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी सेकेंड लॉ पर रहेगा, वो हम बताएंगे कौन सा रिएक्शंस हमारा जो स्पॉन्टेनियस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। तो आज का लेक्चर आप लोग को मज़ा आया तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आई थिंक आप लोग को एकदम क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से हमको सेकेंड लॉ की
ज़रूरत पड़ी। तो देखिए फर्स्ट लॉ ने जो डायरेक्शन नहीं बताया था रिएक्शंस की, मतलब अब सेकंड लॉ ने क्या बता दी, ये रिएक्शंस की डायरेक्शन बता दिया, और ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ये इसने बता दिया कौन से, सेकंड लॉ ने। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होता है, और हमारा जो फैक्टर डिसाइड करता है कि ये हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये हम अपने नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें पढ़ाएंगे। आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक का है। तो आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला लेक्चर आएगा वो भी हमारा सेकंड लॉ पर रहेगा, वो भी डिसाइड करेंगे कौन सा फैक्टर जो हमारा स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करता है। तो हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।